हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 थंबनेल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि ये 2026 के लिए वीडियो आ रहा है आपके सामने। और ये वीडियो हमारा जो होगा कंप्लीट वीडियो होगा। किस सब्जेक्ट का है? तो रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का है, जो आपका 21 फरवरी के लिए यह वीडियो होना है। और 21 फरवरी को आपका साइंस का पेपर है, एग्जाम है, परीक्षा है, ठीक है। इसलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने रख रहा हूं। और इस वीडियो को आप पढ़ के जाएंगे तो आपके एग्जाम में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये वायरल ऑब्जेक्टिव भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। वेलकम टू माय चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। 21 तारीख और 2026 के लिए यह वीडियो होने जा रहा है, जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो है। आगे देखिएगा आप। सवाल नंबर मेरा पहला स्टार्ट होता है कि निम्नांकित में किसको जल में डुबाकर रखेंगे, ठीक है। इसमें से कौन ऐसा चीज़ है जिसको जल में आप डुबोकर रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को, या लाल फास्फोरस को, या आयोडीन को, या गंधक को? तो मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा जवाब देता हूं और जल्दी में चलिएगा ताकि आपका रिवीजन फास्ट हो, ठीक ना। तो देखिए, श्वेत फास्फोरस को इसको जल में डुबोकर रखते हैं, लाल फास्फोरस को जल में डुबोकर नहीं रखते हैं, आयोडीन को भी नहीं रखते हैं, गंधक को भी नहीं रखते। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा। आवर्त सारणी के किसी भी समूह के सभी तत्व की संयोजकता होती है। आपने पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? तो कुल 118 तत्व होते हैं। कितना एलिमेंट्स जो होते हैं? कुल 118 होते हैं, जिनमें क्या आपको बता दूं, इसमें आवर्त जो होते हैं वो आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7। वर्ग की संख्या कितनी होती है? तो 18, ठीक ना। इन दोनों बात को याद रखना है। और इसमें जो 36 कतार होता है, याद रखिएगा इस बात को। 36 कतार जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आवर्त बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आवर्त, ठीक है। अब जो ऊर्ध्वाधर कतार होता है, ऊर्ध्वाधर कतार जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो इन बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता जो होती है वो समान होती है, या फिर भिन्न होती है, या ए और बी दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर होगा वो समान होती है। भिन्न और ये सभी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? अभी तो बताए हैं कि आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या होती है, इसकी जो संख्या होती है वो 7, 9, 8, 12। तो 12 नहीं होती है, 8 भी नहीं होती है, 9 भी नहीं होती है, यानी कि 7 होती है। अगला सवाल देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं की ओर जाने पर परमाणु का आकार होता है। जब आधुनिक आवर्त सारणी को आप सजाइएगा, एक क्रम में सजाते हैं, तो उस सारणी में दाएं से बाएं की तरफ जाने पर परमाणु का आकार कैसा हो जाता है? तो याद रखना है, बढ़ जाता है, या घट जाता है, या अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, इसका जो आकार होता है वो बढ़ जाता है दाएं से बाएं की ओर जाने पर। और क्वेश्चन आ जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर, बाएं से कहां से? बाएं से दाएं की ओर, दाएं की ओर जाने पर क्या हो जाता है? तो घट जाता है। क्या हो जाता है? तो घटता है। याद रखिएगा इसको भी। ऐसा भी सवाल आपको देख सकते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या होती है। सोडियम को याद रखना है, सोडियम की परमाणु संख्या 17, 20, 11, 14 दिया हुआ है ऑप्शन। अब बता दूं कि 17 जो होता है वो
सोडियम की परमाणु संख्या नहीं होता है। 20 ये भी नहीं होता है, 14 ये भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है, तो 11 होती है। और इसको क्या चीज़ से सूचित करेंगे, तो इसको Na से सूचित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। इसमें से आपको बताना है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 9, 19, 29, 39। तो मैं बता दूं फ्लोरीन को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, F से। ठीक है, और इसकी जो संख्या होती है अभी बताता हूं, 9 होती है। कितनी होती है, 9 होती है। 19 गलत है, 29 गलत है, और ये भी गलत है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आपको पढ़ा दी है कि आधुनिक आवर्त सारणी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्ग की संख्या 9 नहीं होती है, बल्कि कितनी होती है, 18 होती है। ये भी सभी ऑप्शन हमारे गलत है यहाँ पर। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखिएगा, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। अगर कोई कोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2 यहाँ पर दिए हुआ n², ऐसे लिखिएगा। ठीक है, n², फिर 2n² दिया हुआ, 2n² दिया हुआ है, या 3n² है, या 4n² है। इस बात को देखिएगा ज़रा। ठीक है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होते हैं मेरे बच्चों, n² नहीं होती है, 3n² भी नहीं होती, 4n² भी नहीं होती है, बल्कि 2n² होती है। याद रखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को। ये सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब एग्जाम के दृष्टिकोण से। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। देखिए मेंडलीव जो थे क्या हो, आवर्त सारणी को सजाया और उसमें एक कमी रह गई थी। वो कमी को पूछ रहा है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन को सही स्थान नहीं देना, इनकी ये कमी थी। नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लोरीन को उचित स्थान न देना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, यही बात कमी रह गई थी इनके आवर्त सारणी में। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तत्वों के आवृत्ति वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया। अष्टक का सिद्धांत कौन दिया तत्वों के आवृत्ति वर्गीकरण में? क्वेश्चन समझिएगा और आंसर दीजिएगा। ठीक है, डोबेराइनर द्वारा दिया गया था, या न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, या मेंडलीव द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा दिया गया था वर्गीकरण के अष्टक सिद्धांत को। तो मैं बता दूं, डोबेराइनर द्वारा इसको नहीं दिया गया था, न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? तो न्यूलैंड्स के द्वारा। मेंडलीव भी गलत हो जाएगा और ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला सवाल को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक ऐसा यौगिक है जिसका इस्तेमाल आप फ्यूल के रूप में कर सकते हैं, यानी कि ईंधन के रूप में कर सकते हैं? तो मैं आपको बताऊं, इथेनॉल, यानी एथेनॉल लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, एथेनॉल लिखा हुआ है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, या प्रोपेनॉल का, एथेनाइक अम्ल का, या सभी का। आप एक बार देखेंगे और बताएंगे, कमेंट करते रहिए कि मेरा आंसर कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो मैं बता दूं, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं यौगिक के ईंधन के रूप में। किसका? एथेनॉल का। प्रोपेनॉल का नहीं करते, एथेनाइक अम्ल का भी नहीं करते हैं, और सभी तो रॉन्ग हो जाएगा। अगला सवाल ढूंढिएगा, देखिएगा, निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? बड़ा अच्छा सवाल है। इनमें से कौन सा है जो कमरे के तापक्रम पर, ताप मतलब डिग्री सेल्सियस पर क्या है, द्रव की अवस्था में है? एथेन, एथाइन, या फिर एथेनॉल, या मीथेन? तो मैं बता दूं, इसमें जो कमरे के तापक्रम में द्रव होता है वो एथेन होता है। क्या होता है? तो एथेन होता है। एथाइन नहीं होगा, और एथेनॉल भी नहीं होगा, मीथेन भी नहीं होगा। अगला सवाल देखिएगा, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच की संख्या का अनुपात हो रहा है। देखिए, अमोनिया गैस है और उसके अणु में किस किस की चीज़ पूछा जा रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का अनुपात, इन दोनों के परमाणुओं की संख्याओं का क्या पूछा जा रहा है? अनुपात पूछा जा रहा है। तो इसका अनुपात 3:1 होता है, 2:1 होता है, 1:2 होता है, या 1:3 होता है। तो 3:1 इसका नहीं होगा। ठीक है, 2:1 ये भी गलत है हमारा, 1:2 इन दोनों का नहीं होगा। ठीक है, बल्कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1:3 होता है। अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
तो मैं बता दूं इसको 3 समूह में बांटा जाता है बच्चों। एक होता है, पहला होता है एल्केन, क्या होता है? एल्केन, क्या होता है? एल्केन। दूसरा होता है एल्कीन, क्या होता है? एल्कीन। फिर क्या होता है? एल्काइन, क्या होता है? एल्काइन। ठीक है, सबके लास्ट में देखिए केन, कीन, काइन। ठीक है, तो इस टाइप का आपको याद रखने के लिए, तीनों को याद रखने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एल्केन का जो सूत्र हो जाता है बच्चों वो CnH2n+2 होता है। यानी एल्केन जो होता है हमेशा प्लस में 2 रखता है। कितना? प्लस में 2, याद रखिएगा। और एल्कीन यहाँ पर हमारा पूछ रहा है ना, तो एल्कीन का मैं बता देता हूँ। ठीक है, और काइन का जो होता है वो माइनस में होता है। काइन का जो होता है वो माइनस में होता है, CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा यहाँ पर कीन पूछ रहा है तो यही तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। CnH2n होगा, ना इसका प्लस में और ना ही माइनस में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। ठीक है, अगला सवाल समझिएगा। अगला सवाल है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस है और उसका एक केवल अणु है, उसके 2 परमाणु के बीच में कितने आबंध बनते हैं? कितने आबंध बनते हैं इसको समझिएगा। 1 या 2, 3 या कोई आबंध नहीं बनेंगे। तो मैं बता दूं इसके बीच 1 आबंध नहीं बनते हैं, 3 आबंध भी नहीं बनते हैं, और ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 आबंध बनते हैं। अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता पूछी जा रही है। कार्बनिक यौगिक है, उसमें कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 1 होती है, 2, 3, 4। ठीक है, तो 1 नहीं होती, कार्बन की संयोजकता 1 नहीं होती है, बल्कि कितनी होती है? 2 होती है। 3 और 4 यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? बेंजीन का अणुसूत्र आपको पता होना चाहिए, CH4, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, C2H6, ये भी गलत हो जाएगा, C6H6, तो यही तो हमारा बेंजीन का सूत्र है। ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, पारा और एक अन्य धातु के मिश्रण धातु को कहते हैं। 2 चीज दिया हुआ बच्चों, पारा और एक दूसरा धातु है। अब दोनों को मिश्रण किया गया है तो एक धातु तैयार हुआ है, उसका नाम पूछा जा रहा है। उसका नाम कांसा होता है या फिर सोल्डर, पीतल या अमलगम? तो मैं बता दूं, पारा और एक अन्य धातु जब मिलकर मिश्र धातु बनते हैं तो उसे कांसा नहीं कहा जाता है, उसे सोल्डर भी नहीं कहा जाता है, पीतल भी नहीं कहा जाता, बल्कि अमलगम कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी धातु सार्वधातुक तन्य है? इनमें से कौन सबसे ज़्यादा तन्य होता है? तन्य का मतलब होता है जिससे तार खींचे जा सकते हो। जिससे क्या किए जा सकते हो? जिससे तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, खींचे जाते हो या जा सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं तन्यता। उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं इस बात को। ठीक है, तो किससे सबसे ज़्यादा तार खींच सकते हैं? सोना, तांबा, लोहा, जस्ता। तो यहाँ पर जस्ता नहीं होगा, जस्ता से तार नहीं खींच सकते। लोहा से भी ज़्यादा नहीं खींच सकते। तांबा इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बल्कि सोना ही से ज़्यादा खींच सकते हैं। देखिए, अब एक सवाल और आ जाता है। 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम अगर आपके पास सोना है, कितना? 1 ग्राम अगर आपके पास सोना है तो इससे 2 किलोमीटर लंबी तार को आप खींच सकते हैं। कितनी लंबी तार को आप खींच सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखिएगा, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा है, मान लीजिए ये हमारा पदार्थ क्या है? लोहा है, और इस पर हम जिंक की परत चढ़ाएंगे तो इसको लेपित करेंगे, तो ये कौन सी चीज़ कहलाएगी? ये पूछ रहा है हमारा सवाल। तो संक्षारण कहलाती है, या फिर गैल्वेनीकरण कहलाती है, या पानी को चढ़ाना, या विद्युत का अपघटन करना। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण, नहीं बोलते हैं। पानी चढ़ाना भी नहीं बोलते, विद्युत का लेपन भी नहीं, या अपघटन भी नहीं कहते, बल्कि गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला सवाल कर रहा है, पीतल है। पीतल क्या होता है आपको भी पता होना चाहिए। धातु है, अधातु है, ठीक है, या मिश्र धातु, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं पीतल क्या है? मिश्र धातु होते हैं, धातु नहीं होते हैं, अधातु भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, बाद बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
अगला सवाल को देखेंगे, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। यदि आभूषण यानी कि गहना बनाने वाला सोना, ठीक है, जेवरात जो आप बनाते हैं उसका कितना कैरेट का होता है वो आभूषण, ठीक है, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 16 कैरेट, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो कितना होता है, 24 कैरेट नहीं होता, ये होता है शुद्ध सोना, ये होता है शुद्ध सोना। याद रखेंगे शुद्ध सोना क्या होता है, 24 कैरेट का होता है, ठीक है, जिससे आप कोई भी धातु को नहीं बना सकते हैं, जिससे आप कोई भी धातु को नहीं बना सकते हैं। धातु इससे मतलब कोई भी सामान, कोई भी इस धातु से आप कोई भी गहना आभूषण नहीं बना सकते, आभूषण नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, आभूषण इससे नहीं बनता है 24 कैरेट से। तो 16 कैरेट ये भी गलत हो जाएगा, 22 कैरेट यही आंसर हमारा होगा, ठीक है, ये सभी गलत हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। क्यूप्राइट है एक धातु वो कौन सी धातु का अयस्क है, ठीक है, Hg का या Zn का या Cu का या Al का। तो मैं बता दूं क्यूप्राइट जो होता है वो किसका अयस्क होता है, Hg का नहीं होता है, जिंक का भी नहीं होता है, एल्युमिनियम का भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉपर का होता है। किसका होता है, तो कॉपर का होता है। अगला सवाल देखिएगा, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है। यहाँ पर एक धातु का अयस्क है जिसका नाम है मालाचाइट। क्या नाम है, मालाचाइट। और ये किस धातु का अयस्क है, तो Mg नहीं, ये गलत हो जाएगा। Cu, हाँ यही Cu का ही ये ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा, बाद बाकी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला देखिएगा, शीशा और टिन के मिश्र धातु को कहेंगे। देखिए शीशा और जब टिन मिलता है तो इस धातु को हम क्या बोलते हैं, इस धातु को सोल्डर, स्टील, गन मेटल या उपधातु। तो उपधातु नहीं कहेंगे, गन मेटल भी नहीं कहेंगे, स्टील ये भी नहीं कहलाएगा, तो बल्कि सोल्डर कहलाता है। क्या कहलाता है, सोल्डर कहलाता है। फटाफट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, तेजी में ले चल रहे हैं, इसका मतलब आप लोग नहीं बोलेगा कि तेजी चल रहा है, ठीक है, आप लोग को रिविजन कराया जा रहा है, आप लोग रिविजन कर सकते हैं। जिंक ब्लेड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। आपको याद रखना है जिंक ब्लेड पूछा जा रहा है, और जिंक ब्लेड किसका अयस्क होता है, Hg का नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिंक का, हाँ तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। फेरम ये गलत है, एल्युमिनियम भी गलत होगा। अगला देखिएगा, अगला सवाल है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होता है। बॉक्साइट के बारे में आप पूछ दिया, किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होता है, तांबा का नहीं, जस्ता का ये भी नहीं होगा, एल्युमिनियम का, हाँ तो यही ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, बाद बाकी सभी ऑप्शन गलत है। अगला देखेंगे, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा तत्व है, कोई एक ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसी और को और धनात्मक आयन बनाता है, कौन सा, प्लस आयन बनाता है, उसको क्या कहते हैं, उपधातु या धातु। उपधातु नहीं होगा, धातु और अधातु या मिश्र धातु, मिश्र धातु भी नहीं होगा। अब चूज करिए इसमें से धातु या अधातु, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धातु, अधातु गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पढ़ेंगे, सोने की परमाणु संख्या पूछी जा रही है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा 29, 89 या फिर 89, 79, 39। तो मैं बता दूं सोने की परमाणु संख्या 29 गलत है, 89 ये भी गलत है, बल्कि 79 होता है, ये भी गलत है। अगला सवाल देखिएगा, लोहे की परमाणु संख्या पूछ दिया। अब लोहा की परमाणु संख्या यहाँ पर याद रखना 24, 20, 26, 12। तो सभी परमाणु संख्या में क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे कोई ना कोई। ठीक है, तो 24 का देखिएगा, 24 ये भी गलत है, लोहे की परमाणु संख्या 20 भी नहीं होता, तो 26 हो जाएगा यहाँ पर, 12 नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। जब विद्युत का अपघटन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, एनोड पर होता है या कैथोड पर या दोनों पर होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो विद्युत का जब आपका अपघटन होगा इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वो एनोड पर ही होता है, कैथोड पर गलत हो जाएगा, दोनों ऑप्शन भी गलत, यहाँ पर सभी ऑप्शन हमारे गलत होते हैं। अगला सवाल देखिएगा, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्धि धातु को बनाया जाता है। जब विद्युत का अपघटनी परिष्करण होता है उसमें अशुद्धि धातु जो होते हैं, अशुद्धि धातु, उसको क्या बनाया जाता है, वो किस पर बनता है, तो एनोड पर, कैथोड पर, अपघटे या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो होगा आंसर वो कैथोड नहीं होगा, एनोड ही होगा। ठीक है, अपघटे और ये ऑप्शन दोनों हमारे गलत हैं। अगला सवाल देखिएगा,
हीलियम कैसा तत्व है? देखिए हीलियम याद रखना चाहिए, ठीक है, सभी को याद रखेंगे। हीलियम कैसा तत्व है? तो क्रियाशील नहीं, गलत हो जाएगा। सक्रिय, ये भी गलत हो जाएगा। उदासीन नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। बल्कि अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व? तो अक्रिय तत्व है। अगला सवाल देखिएगा, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, ठीक है, याद रखेंगे। जब एक्वा रेजिया मिश्रण होता है उस दरमियान HCl और HNO3 का अनुपात कितना हो जाता है? तो 1:2 नहीं, गलत हो जाएगा। 2:2 ये भी गलत हो जाएगा। 1:3 ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 3:1 होता है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। जब एल्यूमिनियम धातु होगा उस एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड चढ़ा देना है। मान लीजिए ये हमारा एल्यूमिनियम है और इस पर हम मोटी ऑक्साइड परत चढ़ा दिए। अब इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस पर जो चढ़ा है परत, वो प्रक्रिया को क्या कहिएगा? काम को क्या कहिएगा? जस्तीकरण कहलाएगा। गलत हो जाएगा, जस्तीकरण नहीं होगा। एनोडीकरण कहलाएगा या फिर समृद्धिकरण, या कोई नहीं। समृद्धिकरण भी नहीं होगा, कोई भी नहीं। तो एनोडीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एनोडीकरण कहलाएगा। अगला सवाल देखिएगा, निम्नांकित में या निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक याद रखिए, एस है, गलत हो जाएगा। क्लोरीन है, ये भी गलत होगा। ग्रेफाइट है, ये भी, हाँ सॉरी, ग्रेफाइट ही इसका राइट आंसर होगा, आयोडीन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत का सुचालक। अगला सवाल है हमारा 37वां नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। सबसे कठोर प्राकृतिक में पदार्थ कौन है? लोहा, गलत हो जाएगा। सोना, ये भी गलत हो जाएगा। चांदी, ये भी गलत हो जाएगा। हीरा ही राइट आंसर हो जाएगा। हीरा क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है जिसका अपूर्णांक पूछ दे तो 2.42। कितना होता है? 2.42, ठीक है। सबसे कठोर तत्व को पूछ देगा तो हीरा, याद रखेंगे। अगला देखिएगा, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर रखेंगे? इसमें से कौन सा धातु है जिसको किरोसिन तेल में डुबोकर रख दिया जाता है? तो वो होता है पारा, सोडियम या तांबा, सोना। तो पारा को नहीं रखा जाता है, सोडियम को, तांबा को भी नहीं रखा जाता, सोना को नहीं रखा जाता। सोडियम ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु। देखिए सबसे भारी जो धातु होता है वो लिथियम, लिथियम नहीं होगा, यूरेनियम, यही हमारा होगा। यूरेनियम जो होता है सबसे भारी धातु होता है। सीजियम भी नहीं होता है, आयरन ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल सब आ रहा है कि कौन एक ऐसा धातु है जिसको आप चाकू से आसानी से कट कर सकते, काट सकते हैं? एल्युमिनियम को नहीं, ये नहीं होगा। मैग्नीशियम, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। Na, तो यही ऑप्शन तो हमारा राइट है। सोडियम को ही हम क्या कर सकते हैं? चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। कॉपर गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सबसे अच्छा सुचालक पूछा जा रहा है, कॉपर है, गलत हो जाएगा, ठीक है। Ag, सिल्वर, हाँ तो यही हमारा सबसे अच्छा चालक है। एल्युमिनियम गलत होगा, फेरम भी गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, कौन सा अधातु, अधातु पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है? अधातु, याद रखिएगा, अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ब्रोमीन या पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा। अब इस दोनों में आपको याद रखना है, इस दोनों में याद रखना है। जब अधातु पूछे ना, यहाँ पर अधातु जब ये पूछेगा तो आप बोलेंगे वो होता है ब्रोमीन, ठीक है। और अगर आपको धातु पूछेगा तो याद रखिएगा पारा, धातु पूछेगा तो पारा, ठीक ना। और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, ब्रोमीन, ठीक ना। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? इनमें से कौन सा विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चूना पत्थर जात का है, खड़िया भी जात का है, संगमरमर भी इसी जात का है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा? विजातीय यौगिक है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। देखिए NaHCO3, ठीक है, ये बेकिंग सोडा का होता है, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन गलत हो गया, Na2CO3.10H2O, यही तो धोबिया सोडा का सूत्र होता है। CN2H2O बुझा हुआ चूना, ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। इसमें से विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा है, ये तो हो गया बुझा हुआ चूना, CN2OH2। फिर व्यंजक चूर्ण है
बुझा हुआ चूना, याद रखिएगा, बुझा हुआ चूना का सूत्र है, ठीक है, बुझा चूना का, ठीक है। CaOCl2 यही विरंजक चूर्ण का सूत्र होगा। CaCO3 ये किसका है? तो संगमरमर का। कौन सी का है? तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। CaCO3 ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? इसमें से लवण पूछा जा रहा है, कौन है? HCl, ये तो हमारा अम्ल है, ये क्या है? अम्ल है, ठीक है। NaOH ये क्या है? हमारा क्षार है, ये क्या है? क्षार है। K2SO4 यही लवण है। NH4OH क्या है? तो ये अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा K2SO4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल देखिएगा, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? उदासीन विलयन का pH मान पूछे या शुद्ध जल का pH मान पूछे तो याद रखना है, शुद्ध जल का pH मान अगर आपसे पूछता हो तो इन दोनों का ही क्या हो जाएगा? मान सेम हो जाता है। 5 गलत होगा, 7 यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। गलत होगा 14 और 0। अगला देखिएगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? चींटी का डंक है, चींटी जो होती है, ठीक ना, उसका डंक जो होता है, ठीक है, या फिर डंक मतलब जो जिससे डस्ट लेता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एथेनोइक अम्ल गलत होगा, सिट्रिक अम्ल ये भी गलत हो जाएगा, मेथोनोइक अम्ल, हाँ तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल भी गलत हो जाएगा, ठीक है। मेथोनोइक का एक और नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। इसको भी याद रखेंगे, इस टाइप का भी आपको दे देगा एग्जाम में, फॉर्मिक अम्ल, ठीक ना। अगला सवाल देखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान पूछा जा रहा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है? 4, 3, 7, 10.5। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का मान जो होता है वो 4 नहीं होगा, 3 ये भी नहीं होगा, 7 ये भी नहीं होगा, तो 10.5 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान। अगला सवाल करेंगे, हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर जो है वो कितने pH कार्य करता है परास के बीच, ठीक है। 6.0 से लेकर 6.8 ये नहीं होगा, 7.0 से 7.8 या 2.1 से 3.8 ये भी नहीं होगा, 5.1 से 5.8 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा इस सवाल का। तो आप बताइए सच कि यहाँ पर 50 सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब 50 में से आपका कितना सही आंसर था केमिस्ट्री का, ठीक है। और अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, उससे पहले आप कमेंट में मुझे बता देंगे और अपना नाम भी लिख देंगे, हाँ सर मैंने इतना सही किया। अगला देखिएगा सवाल 51 सवाल में देखिएगा, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, ठीक है। तो अम्ल का विलयन का pH मान 7 नहीं होगा, 7 से कम या 7 से अधिक, ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो 7 से कम जो होता है ना, यही हम अम्ल का विलयन का होगा, ये जो हो जाएगा क्षार, अधिक क्षार होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला जो होता है सवाल देखिए, टूथपेस्ट कैसा लिखा हुआ है? टूथपेस्ट कैसा होता है, ठीक है। टूथपेस्ट यानी जो ब्रश में लगाकर आप दांत को साफ करते हैं वो कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गलत मान लेता है, ये होगा नहीं। उदासीन ये भी नहीं होगा, क्षारीय तो यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी गलत होता है, ठीक है। उपचयन वह क्रिया है जिसमें, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है उपचयन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कौन कौन सी चीज़ होती है, देख सकते हैं आप। ऑक्सीजन का योग होता है, हाँ इसमें ऑक्सीजन का योग होगा तो ए भी ठीक है। हाइड्रोजन का वियोग ये भी सही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग ये भी सही बात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। उपचयन में इनमें से सभी होते हैं। अगला सवाल करेंगे, अगला सवाल है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बन जाना। देखिए साग सब्जी जब सड़ गल जाते हैं तो विघटित कहलाते हैं और वो कंपोस्ट बन जाता है, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है, ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। और क्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी? नहीं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी या उष्माशोषी या संयोजन? ये भी गलत होगा, उष्माशोषी ये भी नहीं होगा, उष्माक्षेपी ही अभिक्रिया कहलाती है साग सब्जियों का विघटित होकर। अगला देखिएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र देखेंगे CH3COOH गलत हो जाएगा, C6H12O6
ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ग्लूकोज का हो जाएगा, ये कौन सी का हो जाएगा, ग्लूकोज का। आपको याद रखना है, ये सब सूत्र आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। C12H22O11, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, चीनी का सूत्र। CH3CHO, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप 55 क्वेश्चन आज के वीडियो में हमारा कंप्लीट हुआ। 55 ही ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव की संख्या आज का कितना था, 55। आप 55 में से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मेरा कितना सही हुआ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ये वीडियो का अंत होता है, दी एंड हो गया, ठीक है। ये मेरे द्वारा तैयार किया गया वीडियो है। अगर आप चैनल पे बने रहें उतना देर से, तो उसके लिए थैंक्स फॉर माई वाचिंग माई वीडियोस। सभी को तहे दिल से शुक्रिया है, ठीक है, अंत तक बने रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहें, मिलते रहें हम लोगों के साथ। फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।